दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम जीआईसी एग्ज़ाम 2017 में पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारे छोटे छोटे डेली एफर्ट्स ही बड़ी सफलता लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था। हमारे ऑप्शंस हैं एम.एन. रॉय ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय ने स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से इसे स्वीकार किया और संविधान सभा का गठन हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। क्या कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से लेकर 1752 के बीच में हुआ था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध क्या 1761 में हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 के बीच में बिल्कुल सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1749 49 से लेकर ये 9 है 1754 तक हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1758 बिल्कुल सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 बिल्कुल सही है और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ये बिल्कुल ठीक है। और पानीपत के भी प्रथम द्वितीय और तृतीय युद्ध हुए हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये फर्स्ट वाला। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और पानीपत का ये जो तृतीय युद्ध हुआ था ये मराठे और अफगानों के बीच में हुआ था। तो हमारा राइट यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 कब से हुआ था 1749 1749 से लेकर 54 तक चला हुआ था। फिर 58 से 58 से 63 तक तीसरा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, लीलावती के लेखक कौन है। महावीराचार्य हैं, हेमचंद्राचार्य हैं, भास्कराचार्य हैं या फिर कालिदास हैं। तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। लीलावती एक गणित का ग्रंथ है। भास्कराचार्य ने लीलावती नामक प्रसिद्ध गणित ग्रंथ की रचना की थी। या प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण गणितीय ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, महापद्यनंद ने या फिर शिशुनाग ने। तो वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी शिशुनाग ने बनाया था। शिशुनाग ने वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश मगध का महत्वपूर्ण शासक वंश था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा किया गया या बंगाल के किसानों के द्वारा किया गया या पंजाब के किसानों के द्वारा किया गया या उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा किया गया था। तो एका आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यूपी जीएस से काफ़ी क्वेश्चन जीआईसी के एग्ज़ाम में आते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा एका आंदोलन किया गया था। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ, हरदोई है, सीतापुर है, बहराइच है आदि जिलों के किसानों के द्वारा चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था, जमींदारी शोषण के खिलाफ आंदोलन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैतापुर महाराष्ट्र क्या सही सुमेलित है। मीठी विरडी गुजरात, हरिपुर हरियाणा, कोवड्डा आंध्र प्रदेश। तो इसमें जैतापुर महाराष्ट्र भी सही है, मीठी विरडी गुजरात भी सही है, हरिपुर हरियाणा यहाँ पे सही नहीं है। ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। कोवड्डा आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। हरिपुर हरियाणा में नहीं बल्कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। एक परमाणु ऊर्जा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। लवण पटल संसाधनों के लिए ऑयल ऑफ मैन जाना जाता है या फिर सेंट मार्टिन
मार्टिन द्वीप या फिर नॉरफॉक द्वीप या पास्कल द्वीप? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सेंट मार्टिन द्वीप लवणपटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? हमारे ऑप्शंस हैं ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, महानदी या गोदावरी। तो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, जो किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं और बे ऑफ उसमें अरेबियन सी में, अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम की तरफ जाती हैं और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है, या फिर कनाडा के संविधान से ली गई है, या ब्रिटेन के संविधान से ली गई, या रूस के संविधान से ली गई है? तो हम सब लोग जानते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है और ये संविधान के भाग 3 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता? 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के सदस्यों के द्वारा व संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 है, निर्वाचित सदस्य ध्यान रखना है क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायतों के गठन के लिए अनुच्छेद 32 है, या अनुच्छेद 40 है, या अनुच्छेद 48 है, या फिर अनुच्छेद 51 है? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों से क्या पारिस्थितिकी विज्ञान संबंधित है, अनुवांशिकी संबंधित है, जनांकिकी संबंधित है, या फिर वायरस विज्ञान? तो जनांकिकी संबंधित है, जनसंख्या एवं मानव समुदाय से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनसंख्या के आंकड़े जन्म, मृत्यु, वृद्धि आदि के अध्ययन को डेमोग्राफी यानी जनांकिकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये करंट का क्वेश्चन है, 2017 का पेपर है इसलिए उसी टाइम का करंट है। 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन 130 है, 120 है, 110 है, 100 है। तो तब जो नंबर था वो 100 नंबर था कारोबार सुगमता रिपोर्ट में, और अब इस टाइम 63 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ये हम लोग 2017 के पेपर में 15वें वित्त आयोग और वित्त आयोग से रिलेटेड हमने 2021 का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी वित्त आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यहाँ पे 15वें वित्त आयोग के पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इनको नियुक्त किया गया। और ऑप्शन सुरजीत भल्ला, अरविंद पनगड़िया, वाई.वी. रेड्डी। और जो अरविंद पनगड़िया हैं वो प्रेजेंट में हमारा 16वां वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं। अभी कौन हमारे अध्यक्ष हैं? अरविंद पनगड़िया है। और 15वें वित्त आयोग के कौन थे? एन.के. सिंह थे। 15वां 16वां कोई भी पूछा जा सकता है। 16वें वित्त आयोग 16वां 2024 वर्तमान में चल रहा है, इसके कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें वित्त आयोग के अभी हम लोगों ने लगाया एन.के. सिंह हैं। और 14वें वित्त आयोग के कौन थे? डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी थे। 13वें वित्त आयोग के डॉक्टर विजय केलकर थे। 12वें के डॉक्टर सी रंगराजन थे। 11वें के ए.एम. खुसरो। 10वें के सी पंत। 9वें के एन.के.पी. सॉल्वे। और 8वें वित्त आयोग के वाई.वी. चन्हाड़। और पहले के सी नियोगी। पहला है, 10वां, 12वां, 15वां, 16वां, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा वित्त आयोग आता है? तो अनुच्छेद 280। या तो अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा या फिर इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? उद्दीपक फसल जो उत्तेजना पैदा करे, गेहूँ, मक्का, अरहर, चाय। तो चाय हो जाएगा यहाँ पे सही।
चाय एक उद्दीपक फसल है, जबकि गेहूं, मक्का, अरहर ये तो खाद्यान्न है, दलहन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरी पर जो राष्ट्रीय अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भरतपुर में है, मथुरा में है, बीकानेर में है या फिर आगरा में है? तो ये मथुरा में है बकरी अनुसंधान केंद्र हमारा। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को, 23 नवंबर को, 23 दिसंबर को या फिर 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो किसान दिवस हमारा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1970 में हुई थी, 1972 में हुई थी, 1974 में हुई थी या फिर 1976 में हुई थी? तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका उद्देश्य था किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? तब का पूछा गया है। तब की यहाँ पे कौन थी? सही इसका ए ही है। कौन थी? रानी रामपाल थी। और अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट के क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है नवंबर, फिर करंट का क्वेश्चन है। नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण के निर्भय प्रक्षेपात के बारे में कौन सा स्थान मिला था? यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? या 1000 किमी मारक क्षमता रखता है जो निर्भय प्रक्षेपात था, या ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला प्रक्षेपात था, या पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपात का प्रभावी प्रत्युत्तर था, या पराध्वनिक प्रक्षेपात था? तो इसका जो ये उस टाइम का करेंट अफेयर है 1, 2 और 3, इसमें 3 हमारे सही आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों यहाँ पे सही है। निर्भय एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर है। यह जमीन से जमीन पर मार करके परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? उस टाइम पे ओखी चर्चित रही समाचारों में, तो ये चक्रवाती तूफान था, एक ओखी था। और क्वेश्चन नंबर 22 है उत्तर प्रदेश में कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए दिसंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे, तो वो कौन सी संख्या थी जब दिसंबर 2000 में चुनाव संपन्न हुए थे? 652। कौन सी संख्या थी? 652। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट के डिजाइनर कौन है थे? आर्यभट्ट के डिजाइनर प्रोफेसर UR राव थे, प्रोफेसर यशपाल थे, APJ अब्दुल कलाम थे या फिर SK मित्रा थे? तो प्रोफेसर UR राव आर्यभट्ट के डिजाइनर थे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? बच्चों की शिक्षा से है, या बच्चों के टीकाकरण से है, या सामाजिक उत्थान से है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो है मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से लेकर बनाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 25 है समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, तो इस युग्म का व्यवहार क्या होगा? अभिसारी लेंस की भांति होगा, अपसारी लेंस की भांति होगा, या कांच की समतल चादर की भांति होगा, या फिर दर्पण की भांति होगा? तो कांच की समतल चादर की भांति होगा। समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस को साथ रखने पर उनका प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए वे साधारण कांच की प्लेट की तरह ही व्यवहार करते। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सैक्रीन, कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनलिन हार्मोन, थायमिन, विटामिन, कैरोटीन, प्रोटीन। तो हमें जो नहीं सही वो बताना है। कैरोटीन प्रोटीन है, थायमिन विटामिन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाली, सैक्रीन कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि ये कृत्रिम मिठास देने वाला कार्बनिक यौगिक है। एड्रेनलिन हार्मोन, थायमिन विटामिन और कैरोटीन वास्तव में विटामिन ए का स्रोत है। और क्वेश्चन नंबर 27 है 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है? 13 क्रमागत यानी लाइन से 13 जो विषम संख्याएं हैं, यहाँ पे सम संख्याएं नहीं विषम लिखनी है, उनका औसत 51 है। औसत मतलब उनके बीच की संख्या 51 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या 51 हो गई। 51 के बाद 53 विषम आती है, 53 के बाद 55 आती है, 55 के बाद 57 आती है, 57 के बाद
59 आती, 1 2 3 4 59 के बाद 61 आती, 5 इसके बाद में 63, 6 आ गई। तो सबसे बड़ी विषम संख्या यहीं से पता चल जाती कि 63 होगी, बाद की और बीच की संख्या है ना, ये औसत है। तो इसके पहले की भी 6 हमें लिखनी है, वैसे पता अभी चल गया। 51 के पहले 49 होगी, इसके पहले 47 होगी, 45 होगी, विषम संख्या 45 के पहले विषम संख्या 44 तो होती नहीं, 43 होगी, और 43 के पहले 41 होगी, फिर 39 होगी। क्या 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, हाँ। और ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आ गई। 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, तो बीच की संख्या हमारी 51 है। सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे बड़ी कौन सी, 63 आ रही, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1.8 मीटर लंबी एक वस्तु जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई बनाती है। उसी समय 6 मीटर लंबे खंभे की परछाई की लंबाई होगी। तो यहाँ पे इसकी लंबाई 1.5 मीटर होगी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, और अगर नहीं आता है तो फिर एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल होगा 64 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 16। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 3n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो इसको विभाजित करके देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है, 0। तो अगर आज आपको ये हमारा 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।